आखिर भारत 90,000 फौजियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने पर कैसे मजबूर हुआ? भारत दोबारा जाल बुन रहा है? क्या इमरान मुल्क की सलामती से खेलना चाहते हैं? क्या ऐसा शख्स मुहिब्बे वतन कहलाए जाने का मुस्तहिक है? कॉलम निगार मिर्ज़ा इश्तियाक बेग अपने कॉलम में तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि गुज़िश्ता दिनों बानी पीटीआई इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई वीडियो और ट्वीट का मामला आजकल मौजूए बहस बना हुआ है कि गद्दार कौन है। इसके हैशटैग के साथ शेयर की गई वीडियो में इमरान खान ने अवाम को सुकूत ढाका से मुताल्लिक हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का मुताला करने का मशवरा देते हुए कहा है कि अवाम यह फैसला करे कि सुकूत ढाका का जिम्मेदार और पाकिस्तान का गद्दार कौन था। वीडियो में शेख मुजीबुर रहमान को हीरो और उस वक्त के फौजी सरबराह को विलन और गद्दार के तौर पर पेश किया गया। मुतनाज़िर ट्वीट और वीडियो पर अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया है। अवाम की जानिब से शदीद तनकीद के बाइस ये उम्मीद की जा रही थी कि इमरान खान इस ट्वीट को डिलीट कर देंगे, मगर अफसोस कि उन्होंने ऐसा करना गवारा नहीं किया, बल्कि अडियाला जेल में FIA की तफ्तीश टीम के सामने अपनी ट्वीट का एतराफ़ करते हुए कहा है कि मज़कूरा ट्वीट का मकसद सुकूत ढाका के हवाले से अवाम में आगही पैदा करना और जिम्मेदारों का तयन करना था। सुकूत ढाका हर पाकिस्तानी के लिए एक ऐसा ज़ख्म है जो शायद कभी ना भर सके। इस हवाले से कुछ तल्ख हक़ाइक़ शेयर करना चाहूँगा। सुकूत ढाका के बाद भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान भारत में कैद 90,000 पाकिस्तानी जंगी कैदियों की तस्लील के लिए एक खुफिया मंसूबे पर इत्तेफाक हुआ, जिसके तहत बांग्लादेश के क़याम के बाद भारत ने 1972 में बांग्लादेश को तस्लीम कराने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक करारदाद पेश की, जिसे सलामती कौंसिल के बेशतर अरकान की हिमायत हासिल थी और इस बात का कभी इम्कान था कि ये करारदाद मंजूर हो जाती तो बांग्लादेश एक मुमलिकत के तौर पर वजूद में आता और अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बन जाता, जिसके बाद भारत उन 90,000 पाकिस्तानी फौजियों को बांग्लादेश के हवाले कर देता और बांग्लादेश एक खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते उन फौजियों पर कत्ल, इस्मत दरी और जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर उन्हें सरेआम फांसी और दीगर कड़ी सजाएं देता। ऐसा करके मुजीबुर रहमान अपनी आवाम को ये बावर कराने की कोशिश करते कि बंगालियों के कत्लेआम में मुबैना मुलविस लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचा दिया गया, जबकि भारत ऐसा करके पाक फौज की आलमी सतह पर तजलील करना चाहता था। पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल थी। ऐसे में हुकूमत पाकिस्तान ने चीन को भारत के मज़मूम अज़ाइम से आगाह किया और मदद चाही। चीन कुछ माह पहले ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन बना था और उसकी रुकनीत का यह पहला साल था। चीन ने पाकिस्तान से वादा किया कि ऐसे कड़े वक्त में वो पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेगा और भारत के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देगा। इस तरह जब बांग्लादेश को तस्लीम कराने की करारदाद सलामती कौंसिल में पेश की गई तो चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने करारदाद को वीटो करके पाकिस्तान और पाक फौज को भारत की घिनौनी साजिश से बचा लिया। बाद अज़ा जब भारत को यकीन हो गया कि चीन के होते हुए बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो भारत के लिए 90,000 फौजी एक बोझ बन गए और वो उनकी वापसी के लिए पाकिस्तान से शिमला मुआहदा करने पर मजबूर हुआ, जिसके नतीजे में इन फौजियों की बाइज़्ज़त तरीके से वतन वापसी मुमकिन हुई और 1974 में लाहौर में होने वाली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को तस्लीम करने का ऐलान किया। 90,000 फौजियों की बाइज़्ज़त वतन वापसी और इसमें चीन के किरदार के हवाले से जब मैंने कुछ साल पहले कराची में मुतय्यन चीन के साबिक़ कौंसिल जनरल से तस्दीक चाही तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि ये दुरुस्त है कि चीन ने अपना पहला वीटो पाकिस्तान के हक़ में भारत की घिनौनी साजिश को नाकाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। सुकूत ढाका के कुछ साल के बाद भारतीय फौज के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने अपने इंटरव्यू में भी एतराफ़ किया कि सुकूत ढाका के मौके पर उन्हें दिल्ली से ये अहकामात मौसूल हुए कि वो ढाका जाकर पाक फौज के जनरल AK नियाज़ी को हथियार डालने पर मजबूर करें। हालांकि उस वक्त बांग्लादेश यानी मशरक़ी पाकिस्तान में चंद हज़ार भारतीय फौजियों और मुक्ति बाहिनी के मुसल्लह अफराद के मुकाबले में पाकिस्तान की 1 लाख से ज़ायद अफवाज मौजूद थीं। जनरल जगजीत अरोड़ा के बकौल जब उन्होंने जनरल नियाज़ी को हथियार डालने पर मजबूर किया तो मैं खुद भी ये सोच रहा था कि ये किस तरह मुमकिन होगा, क्योंकि जनरल नियाज़ी अगर चाहते तो पाक फौज मजीद कुछ अरसे तक अपना दिफा जारी रख सकती थी और इस दौरान मुजीबुर रहमान के साथ बाइज़्ज़त समझौते का मौका भी निकाला जा सकता था। अफसोस कि हमने ये मौका उस वक्त गंवा दिया जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 14 दिसंबर 1971 को सलामती कौंसिल में पोलैंड और दीगर ममालिक की जानिब से पेश की गई जंगबंदी की करारदाद को तैश में आकर फाड़ दिया और वॉकआउट करके चले गए, जिसके बाद जंगबंदी और मुजीबुर रहमान के साथ समझौते की उम्मीदें ख़त्म हो गईं और 2 दिन के बाद जनरल नियाज़ी को ढाका में हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान आज एक बार फिर इसी तरह के हालात से दो चार है। दुश्मन की नज़रें हम पर मरकूज़ हैं और वह अपने मज़मूम अज़ाइम जो 1972 में हासिल ना कर सका था उसकी तकमील के लिए दोबारा जाल बुन रहा है।
जबकि दूसरी तरफ हमारे सियासतदान ज़ाती मफादात और इक़्तिदार की हविस में मुल्क की सलामती से खेल रहे हैं। सुकूत ढाका को 50 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बाद फ़ौज की तज़लील की वो भारतीय मकरू ख्वाहिश जो उस वक्त पूरी ना हो सकी थी, आज बानी PTI उसी एजेंडे पर अमल पैरा है और मुल्क की सलामती से खेलना चाहते हैं। सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसी सोच रखने वाला शख्स मुहिब्बे वतन कहलाए जाने का मुस्तहिक है।